तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कैरियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस छोटे से सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं ईएसआईसी यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंडर से जो आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है 3 पोस्ट्स के लिए, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ और स्टेनोग्राफर के लिए। उन सब नोटिफिकेशंस में क्या कुछ आपके लिए नया है और ध्यान रखने लायक है, क्या क्या चीजें आपको थोड़ा समझना है और क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सीज और कंफ्यूजन से आपको बचना है, सब कुछ बारीकी से एक एक करके मैं इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनेशन पैटर्न और क्वालिफाइंग मार्क्स, इसको लेके सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग मैटर ये बन रहा है कि जो 45% का जो सीन है क्वालिफाइंग इन नेचर, उसका क्या रोल रहेगा। अगर मैं बात करूं तो इसके प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या इंडिकेट करते हैं, क्या ये क्वालिफाइंग मार्क्स का कुछ रोल है भी या नहीं। और अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन सिलेबस, तो ये कुछ हद तक मैं भी कंफ्यूज था जब मैं इसका पैटर्न देखा था, क्योंकि ये एग्जामिनेशन आपके फ्रीक्वेंट बेसिस पे नहीं होते। लास्ट एग्जामिनेशन अगर मैं बात करूं तो इसका 2019 में हुआ था, अब ये 2022 में होने वाला है, तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म गैप में होता है कभी कभार, तो ये फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन नहीं होता, तो इनके बारे में हमारे पास आइडिया और डिटेल्स भी थोड़े कम रहते हैं। तो जिसके चलते हमें इसके पैटर्न को देख के सबसे पहला अंदाजा ये लगाना पड़ा कि ये एसएससी का पैटर्न है, क्योंकि 25 क्वेश्चन, 4 सब्जेक्ट्स, जनरल अवेयरनेस को भी इंक्लूड करना फेज 1 में, और टोटल कंपोजिट टाइम देना, 100 मार्क के क्वेश्चन बना देना, हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क, ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन था एसएससी की ओर। बट चीजें काफी क्रिस्टल क्लियर हो गए। क्यों? क्योंकि अब आपके इस एग्जामिनेशन के जो एप्लीकेशन लिंक है वो एक्टिवेटेड हो चुका है कब से, और आपका लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने का है February 15, और मार्च में इसका एग्जामिनेशन मिड में 19-20 में आप एक्सपेक्ट कर पा रहे हो। जब आप esic.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो सबसे ऊपर ये स्क्रॉल होता हुआ लिंक दिखाएगा आपको, क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, मल्टीटास्किंग स्टाफ। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या ये जो IBPS online.ibps.in है, मतलब कहीं ना कहीं आपको रिडायरेक्ट कर रहा है IBPS के वेबसाइट की ओर, और ये एक इंडिकेशन है कि इस एग्जामिनेशन को IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ही कंडक्ट करवाएगा। और IBPS एक सोलली बैंकिंग एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाला बॉडी है, तो ये जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा उसी सिलेबस को स्टिक करेगा, ये हमारा मानना है। मतलब हम ये मान के चलते हैं ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन आपका बैंकिंग सिलेबस को ही फॉलो करेगा। तो ये चीज तो क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में जब भी कोई एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन सिलेबस क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, तो ये चीज एक हमने क्लियर किया विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ कनेक्टिंग द डॉट्स जोड़ के कि ये आपका बैंकिंग सिलेबस को ही फॉलो करेगा। और अगर फॉलो करेगा तो सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए अभी से आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, मॉक टेस्ट क्या कुछ लगाना होगा, सब कुछ आपके सामने हम बारीकी से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस लेवल ऑफ डिफिकल्टी को जज करना चाहते हैं कि ये कौन से लेवल पे एग्जाम होगा, तो हम अपना पूरा फोकस रखते हैं यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क। क्लरिकल लग गया मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका लेवल जो है वो एक क्लर्क एग्जाम की तरह होगा। हम आरआरबी क्लर्क की तरह पूरा इजी इसको मानते नहीं चलते, उससे थोड़ा ऊपर हम IBPS क्लर्क की तरह, हो सकता है आरआरबी क्लर्क की थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड हो सके, क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर के कट ऑफ आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं, 150 के आसपास कट ऑफ जा रहा है आउट ऑफ 200, जो कि एक अच्छे फिगर्स हैं, अच्छे नंबर्स हैं। तो एग्जामिनेशन का लेवल डिफिकल्टी बहुत इजी रहा होगा, इसीलिए बच्चे इतना स्कोर कर पा रहे हैं। तो आपको मैं ये कहते चलता हूं, मान के चलिए कि IBPS या फिर SBI क्लर्क लेवल का ये एग्जाम होगा, और अगर ये क्लर्क लेवल का एग्जाम होगा तो आप उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिए और मार्क्स को ज्यादा एनहांस करने के लिए मॉक टेस्ट वगैरह का लगाते रहिए। चलो वो सब तो बाद में, लेकिन अगर आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी IBPS क्लर्क या SBI क्लर्क का कैसा होता है वो नहीं पता, तो आज आपके लिए मैं ESIC UDC 2022 का क्वांट और रीजनिंग के सैंपल मॉक पेपर डिस्कस कर रहा हूं अनअकैडमी स्पेशल यानी कि फ्री क्लास में, जो कि रहेगा आपका 7 PM, 30 जैन है आज 7 PM। अगर आप बाद में ये सेशन देख रहे हैं तो इसका रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है, उसको जाके अभी एनरोल कर लीजिए। एनरोलमेंट के टाइम अगर आप कोई कोड मांगे, यू कैन गो फॉर दिस कोड CD Live, ताकि आप इसको फ्रीली एक्सेस कर पाए, जिससे आपको एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी के बारे में आइडिया लग जाए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ऑलरेडी प्लस ले रखा है तो इस बैच चैंपियंस बैच फॉर IBPS एंड SBI PO 2022 एग्जामिनेशन इज नाउ लाइव, इस बैच को जरूर से एनरोल कर लीजिएगा। यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट क्लास होगा वो 2 Feb पे होगा, और 2 Feb पे मैं डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिक से स्टार्ट करूंगा, और इसका बैच का टाइमिंग, मेरे क्लास का टाइमिंग जो रहेगा वो 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का रहेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं दिस इज द राइट टाइम टू परचेस प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर योर 2022 प्रिपरेशन, देन मैं भी आपके साथ सहमत हूं। ये सही टाइम इसलिए है क्योंकि जनवरी 30 और 31 यानी कि मंथ एंड के ऑफर में अनलॉक 20 आपके लिए लाया गया है,
जिससे कि 20% ऑफ आपके सारे सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको मिलेगा। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जब भी आप परचेस कर रहे होंगे कोई कोर्स तो ये कोड लगा दीजिएगा CD Live, ताकि आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाए। अब बात आते हैं सबसे पहले फेज 1 यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये जो आपका ESIC UDC का अपर डिवीजन क्लर्क, मैं पूरा सोल्व करूंगा टारगेट UDC अपर डिवीजन क्लर्क को ही, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपके 4 सेक्शंस हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एज एक्सपेक्टेड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एज एक्सपेक्टेड, इंग्लिश एज एक्सपेक्टेड, बट जनरल अवेयरनेस भी आपको इंक्लूड किया गया है। सारे के सारे सेक्शन से आपको 25-25 मार्क क्वेश्चन देखने के लिए, 25-25 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और हर क्वेश्चन 2-2 मार्क का, तो 50-50-50-50 करके टोटल 200 मार्क का पेपर, 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। और उसके लिए आपको 1 घंटे का कंप्लीट टाइम दे दिया जाएगा। करो जो करना है, जहां पे ज्यादा टाइम लगाना है लो क्वांट पे, कम टाइम लगाना है लो जनरल अवेयरनेस पे, आप अपना 1 घंटे को कंप्लीटली बैलेंस करेंगे। अगर मैं पेपर अटेंडिंग स्ट्रैटेजी की बात करूं तो सबसे ज्यादा टाइम मैं अगर एक एस्पिरेंट होता तो मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को सबसे ज्यादा पार्ट टाइम देता, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो 1 घंटे का डेडिकेटेड 20 मिनट्स तो आपको इस सेक्शन को देने ही देने होंगे। उसके बाद अगर मैं कहूं तो जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग इससे थोड़ा कम टाइम डिमांड करेगा, मतलब इसके ऊपर मैं जा सकता हूं, 15 मिनट्स का टाइम दे सकता हूं। और अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश भी यहां पे 15 मिनट्स का टाइम आपको कंज्यूम करना होगा, क्योंकि आप इंग्लिश में थोड़े रीडिंग पढ़ पढ़ के चीजों को करते हैं, क्योंकि हम इतने ज्यादा साउंड नहीं है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं कि हम अगर इंग्लिश में ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो अगर आप मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं तो इसी चीज का फॉलो कीजिएगा, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेगा कि 20 मिनट्स क्वांट को दीजिए, 15 मिनट्स आप दीजिए इंग्लिश और आपके रीजनिंग को, और 10 मिनट्स आप दीजिए जनरल अवेयरनेस को, क्योंकि 10 मिनट्स यहां पे आपका बस रीडिंग ही होना चाहिए। आप जितना फास्ट चीजों को रीड करेंगे, अगर आता है तो ऑप्शन टिक करोगे, अगर नहीं आता है तो स्किप करोगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ये रीडिंग आपका डेवलप होगा अगर आपने इस चीज के ऊपर काम दिया कि इस 15, 10, 20, 15 का डेडिकेशन टाइम यहां पे किया। टोटल हो रहा है 25 और ये 20, 45, 15, 1 मतलब 60, यानी कि 1 घंटे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। आप मॉक जब दे रहे हैं तो ये चीज का फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपका मार्क्स इंक्रीज करेगा। और सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो आते हैं सीक्वेंस के। अगर मैं यहां पे इस कंफ्यूजन को आपका दूर करूं तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है बेटा? क्वालिफाइंग मार्क्स सिर्फ ये ध्यान रखना कि आपको भैया फेज 1 में या फिर फेज 2 में अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो 45% तो आपको रखने ही रखने हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 40% रखने, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, सारे कैटेगरीज का यहां पे लिखा गया है। मतलब अगर मैं 200 का अनरिजर्व के लिए 45% निकालूं तो 90 मार्क्स तो रखने ही रखने। बट ये किसी ने आपसे नहीं कहा कि 90 मार्क्स में सिलेक्शन होगा, नहीं। 90 मार्क्स के बाद आपका नेक्स्ट कंडीशन आता है कि 1:10 रेशियो में आपके फेज 2 के लिए सिलेक्शन होंगे। मतलब आप अगर किसी एक रीजन के लिए अप्लाई किए होंगे, उस रीजन में सपोज आपके 100 वैकेंसीज होंगे ESIC UDC के, तो 1:10 यानी कि इसका 10 टाइम्स 1000 वो लोग लेगा फेज 2 एग्जामिनेशन के लिए। और उसका मतलब ये नहीं कि आपने 90 रखा है तो आप जाएंगे ही जाएंगे, नहीं, ऊपर से टॉप 1000 ही आपके जाएंगे। तो उस कंडीशन में आप जितना ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं उसके लिए आपके लिए बेहतर है। 90 तो सिर्फ एक दिखावा है, कट ऑफ तो अगर मैं 2019 की बात करूं तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि हर स्टेट से 150 का कट ऑफ तो छुआ ही छुआ है। मैं वो चीज भी आपको क्लियर करता हूं। तो यहां पे आपको इस चीज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना, 45% तो रखना ही रखना है, उससे बहुत ज्यादा रखना है तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं अपने आप डिस्कार्ड हो जाता है, क्योंकि 90 मार्क्स में सिलेक्शन होने मुमकिन नहीं है। तो आपको अपना बेस्ट देना होता है और इस पॉइंट से जितना हो सके बचना होता है। बस ये चीज आप अपने दिमाग में पाल लीजिए। मैक्सिमम अटेम्प्ट करने, बेस्ट अटेम्प्ट करने। एक क्लरिकल पेपर में जैसे स्पीड का ज्यादा रोल रहता है, वही रोल रहेगा इस पेपर में। फेज 2 की बात करूं तो फेज 2 में सेम चीज रहा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके डबल हो गए, सेम सेक्शंस रहा, और यहां पे टाइम डबल हो गया 2 घंटा। बस अभी 200 क्वेश्चन वही 200 मार्क, यानी कि अब हर क्वेश्चन 1 मार्क। प्रीवियसली जो हर क्वेश्चन 2 मार्क का चल रहा था वो अब हर क्वेश्चन 1 मार्क का बन चुका है। कंपोजिट 2 घंटे का टाइम आपको मिल गया। जब मेंस एग्जामिनेशन नजदीक आएगा तभी आपको मेंस के स्ट्रैटेजी देंगे, तब आप बेटर यूज कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अभी मेरा ज्यादा फोकस थोड़ा प्रीलिम्स की ओर रहेगा। और यहां पे भी 45% जो है, इसका 45% अगर आप निकालोगे तो 90 इज जस्ट इन क्वालिफाइंग इन नेचर। आपको 1:5 रेशियो में अगर फेज 3 कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए लिया जाएगा तो आपको यह ध्यान रखना है, आपको यहां पे भी अपना बेस्ट देना है, और बेस्ट के साथ साथ जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस आपसे बन सके सब करना। ये नहीं कि 90 में आप आके कांटा सुई जाके अटक जाए, बिल्कुल ये चीज का ध्यान रखिएगा। मॉक टेस्ट अभी के लिए मेंस के शायद आप ना लगा रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन प्री के मॉक टेस्ट अभी से लगाने चालू कीजिए कैसे कुछ। और फेज 3 की अगर मैं बात करूं, ये कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है। यहां पे बेसिकली आपको आइडिया होना चाहिए MS ऑफिस के ऊपर। अगर आपका MS ऑफिस के ऊपर आइडिया प्रॉपरली है तो आप पावर पॉइंट भी कंप्लीट कर सकते हैं, वर्ड भी बना सकते हैं, एक्सेल भी बना सकते हैं, जो भी चीजें आपके बताए गए जाएंगे वो सब बना पाएंगे आप लोग। तो फेज 3 के बारे में फ्यूचर में बातचीत होता रहेगा। अभी हम टारगेट करते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो फेज 1 है वहां के आपके कट ऑफ क्या कुछ कहते हैं आंकड़े।
उम्मीद करता हूं कि आपको आपका रीजन दिख गया होगा और आपको अपना जो भी कैटेगरी है वो भी दिख गया होगा और उस कैटेगरी का कट ऑफ भी दिख गया होगा। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया और एनालिसिस के लिए रखे होंगे, उम्मीद करता हूं मैं अपने स्टेट की ओर जाता हूं। तो अपना स्टेट जो है वो ओडिशा है और अपना कैटेगरी जो है वो अनरिजर्व्ड है। तो मैं अपने स्टेट के अपने कैटेगरी के अगर कट ऑफ की बात करूं तो 163.5 गया था लास्ट ईयर। इस साल के साथ इसके कोई भी लिंक आप नहीं बना सकते कि इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वो पेपर के लेवल ऑफ डिफिकल्टी के साथ और आपके कंपिटिटर्स के परफॉर्मेंस के साथ वैरी करता रहेगा। तो 163.5 जो मार्क्स है, इससे मैं ये अनुमान लगा सकता हूं कि लगभग आपको 80 प्लस में भी काम नहीं बनेगा, 85 प्लस अगर आप करोगे, मतलब किए होगे उस साल 2019 में, तब जाके एक आध गलत के साथ आपको ये मार्क स्कोर किए गए होंगे। दो अगर कुछ गलत हो गए होंगे तो 83 क्वेश्चंस के लिए सही आपको मिला होगा 166 और दो क्वेश्चन गलत के लिए 1 मार्क कटा होगा, ऐसा करके 165 आया होगा आपका। तो 85 प्लस का अटेम्प्ट कहां है और 90 मार्क्स का क्वालिफाइंग कहां है। तो 90 देखो, हर स्टेट का अनरिजर्व कैटेगरी देखो, इवन आप अगर बात करें तो एसटी कैटेगरी का देखो, एससी कैटेगरी को देखो, 90 का आंकड़ा कहीं कुछ है तो 90 को तो अपने दिमाग से फेंक ही दो। और इतने मार्क्स अगर कोई बंदा स्कोर कर पा रहा है तो पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी ही आया होगा, कंफर्म ये हो चुके हैं हम। और इजी के साथ साथ ये पेपर क्लरिकल जो अपना नॉर्मल बैंकिंग का एग्जाम होता है, आईबीपीएस क्लर्क या फिर एसबीआई क्लर्क, उससे भी लीजी हो सकता है, बट आप कम से कम उन्हीं को टारगेट करके चलो, क्योंकि थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर आप ऊपर नीचे पढ़ेंगे भी, ऊपर पढ़ेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो कट ऑफ मैंने आपको स्टेट को दिखा दिया, तो ये आपको एक रफ आइडिया लगा देगा कि आपको इस साल पेपर में कितने मेहनत करने होंगे और आपके मॉक टेस्ट में स्कोर कहां पे रह रहे हैं और कितना इंप्रूवमेंट आपको चाहिए। अगर मैं रीजन वाइज वैकेंसी की बात करूं तो ये आपके स्टेट के रीजन वाइज वैकेंसीज है। अगर मैं अपने स्टेट की बात करूं, ओडिशा में यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क के इतने 41 आपके एमटीएस और 3 आपके स्टेनोग्राफर। यहां पे आप अपने स्टेट के जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हर स्टेट के अलग अलग पीडीएफ नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आपको बाइफर्केशन मिल जाएगा कि यहां यूडीसी में जो 34 है अनरिजर्व के लिए कितना, एसटी के लिए कितना, एससी के लिए कितना, एक सर्विसमैन वगैरह सब कुछ के लिए आप डिटेल वहां से जाके प्राप्त कर सकते हैं। और फाइनल चीज आ जाते हैं अपने टॉपिक सिलेबस। उम्मीद करता हूं कि 50% बच्चे जिन्होंने एग्जामिनेशन को टारगेट किया होगा उनका सिलेबस कंप्लीटेड होगा और उनको अभी सिर्फ और सिर्फ काम करना है मॉक टेस्ट के ऊपर। मॉक टेस्ट जितना हो सके उतना लगाइए। आ रहे हैं जितने लोग बिगिनर से आ रहे हैं आपके पास, जितने लोग कंप्लीट किए हुए हैं 50% सिलेबस को कंप्लीट किए हुए हैं, उनको अभी से मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मार्च के मिड में ये एक्सपेक्टेड है पेपर, तो आपको ऑलमोस्ट अल्टरनेट डे पे एक मॉक तो मिनिमम लगाने हैं अभी 1 महीने तक, मतलब एटलीस्ट फेब एंड तक। और मार्च में अगर मैं बात करूं फेब एंड तक आपको अल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट लगाने हैं एक एक, क्योंकि आप अभी कुछ ना कुछ नए नए वीडियोस भी लेक्चर फॉलो कर रहे होंगे, 2022 के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर, अलग एग्जामिनेशन के लिए भी कर रहे होंगे, करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, तो आप अल्टरनेट डे पे एक मॉक लगाइए, काफी रहेगा। जब मार्च का महीना आएगा और एग्जामिनेशन का पूरा डेट्स आपके सामने क्लियर क्रिस्टल रहेगा, उस वक्त आप डेली मॉक्स के पास जा सकते हैं। और जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, उसके प्रॉपर एनालिसिस कीजिएगा, उसका प्रॉपर एनालिसिस कीजिएगा कि जो आपके सबसे पहले जाइए, जो आपके सवाल गलत हुए कि वो गलत क्यों हुए, क्या रीजन रहा। उसके पास आप जाइए, जो जो क्वेश्चंस आपके करेक्ट बने हैं उनको भी एक बार नजर डालिए, क्या उनका कोई बेटर अप्रोच है, क्या यहां पे कोई बेटर अप्रोच ढूंढिए और यहां पे वाई ढूंढिए क्यों गलत हुआ। और जो आपका अनअटेम्प्टेड रहा उसको भी आप देखिए कि वो कौन से टॉपिक से, उनसे टॉपिक का नाम चूज कीजिए कि कौन से टॉपिक से आपके बार बार छूट रहे हैं। क्या वो टॉपिक मैंने ऑलरेडी कंप्लीटेड किया है, अगर कंप्लीट किया हुआ है तो क्या लैक रह रहा है, उस टॉपिक को और एक बार थोड़ा देखा जाए क्या। अगर मैंने उस टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया तो बार बार उसी टॉपिक से क्वेश्चंस मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं, कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं, इसको कंप्लीट कर दिया जाए। तो ये सारे के सारी चीजें मिलेंगे जब आप एनालिसिस करेंगे और आपके इसी से ही डेवलपमेंट दिखेगा। आप जब एक अनअटेम्प्टेड टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे अच्छे से, तो हो सकता है आप नेक्स्ट मॉक में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए और आपके 1 मार्क बढ़ जाए। हो सकता है जो गलती यहां से आपने क्यों किया वो सीख जाए, सिली मिस्टेक, वो गलती आप दोबारा ना करें तो उसमें से 1 मार्क बढ़ जाए। हो सकता है जो करेक्ट आपने सवाल किया था उसके कोई बेटर शॉर्टकट आपको मिल जाए, मतलब आपने उसके पीछे इन्वेस्ट किया होगा 1.5 मिनट लेकिन वो बन रहा होगा 15-20 सेकंड के अंदर, तो वहां से जो 1 मिनट बचा उसमें आप एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन कर पाए। तो मॉक्स में मार्क्स इंक्रीज करने का बेस्ट वे है एनालिसिस। बच्चे बोलते नहीं हम बस मॉक देते जाएंगे मार्क बढ़ता जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपका डेवलपमेंट हुआ कहां, आप आउट ऑफ द बॉक्स गए कहां, आपने नया चीज सीखा का, आप तो जो जानते हैं उसी को करते जा रहे हैं, कंप्लीट वेस्ट।
सो मॉक टेस्ट अटेम्प्टिंग इज नेवर ए कंसर्न। आपका कंसर्न क्या होना चाहिए? प्रॉपर एनालिसिस। अब जब मैं बात करता हूं कि आपको मॉक्स किस सीक्वेंस में देने हैं, अटेम्प्टिंग सीक्वेंस क्या होगा, इंग्लिश का आप अपने हिसाब से बनाइएगा, क्योंकि मैं इंग्लिश के लिए आपको ज्यादा गाइड नहीं कर पाता, मेरे मार्क्स भी शोभा देने लायक नहीं है कि आपको इंग्लिश के रिगार्डिंग कुछ मतलब बताऊं। क्वांट और रीजनिंग में मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि सबसे पहले अगर आपके मॉक टेस्ट में ये 3 फेज के कोई भी चीजें दिखे, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक या नंबर सीरीज, इनको पहले बनाइएगा, फिर जाइएगा डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर आप जाइएगा अरिथमेटिक। और अगर आपके रीजनिंग सेक्शन में पहले इन 4 टॉपिक्स में कोई भी टॉपिक मिले, इनको पहले कंप्लीट कीजिए, फिर इनको कंप्लीट कीजिए, फिर आप कंप्लीट कीजिए अरेंजमेंट्स और पजल्स। और एक्सपेक्ट मैं करता हूं कि इनपुट आउटपुट आपके क्लरिकल पेपर में नहीं आता, बट सिलेबस कंप्लीशन के हिसाब से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कुछ भी नया, तो ये आपके आने के लीस्ट चांसेस है, बट इसको पढ़ के रखिएगा। तो सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर भी मैंने आपको कहा, पहले स्पीड मैथ्स क्वांट में कीजिएगा, सिम्प्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर अरिथमेटिक। और रीजनिंग में मैंने कहा अल्फान्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, इनको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, फिर उनके बाद अरेंजमेंट्स और पजल्स को लास्ट प्रायोरिटी में लास्ट में जाइए। इससे आपके मार्क्स एनहांस होंगे, क्योंकि पहले अगर आप इजी क्वेश्चंस को कम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे रहेगा, जिससे कि आप आगे आने वाले सफर को अच्छे से तय कर पाएंगे। और अगर मैं बात करूं जो लोग बिगिनर्स हैं, आपको अभी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, तो ये मैंने पूरा सीक्वेंस पूरा बढ़िया से लिखा हुआ है कि आपके इंग्लिश में ये सेक्शंस आते हैं, आपको इन चीजों के ऊपर ध्यान देना होता है। मैं आपको इंग्लिश के रिगार्डिंग ज्यादा गाइड तो नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं अगर क्वांट की बात करूं या फिर रीजनिंग की बात करूं, तो आपको जो पढ़ना है वो भी इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। मतलब पहले आपको सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट करना है, फिर क्वाड्रेटिक, फिर नंबर सीरीज, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर परसेंटेज, पूरा सीक्वेंस लिखा गया आपके लिए, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड टेस्ट, मिक्सचर, एलिगेशन, एजेस, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, ऐसे करके मेंसुरेशन 2D 3D तक एक एक करके कंप्लीट करना है। और फिर रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो यही सीक्वेंस, पहले आपको अलग से अल्फान्यूमेरिक सीरीज सीखना है, फिर इनइक्वालिटी सीखना है, फिर कोडिंग, डिकोडिंग, फिर सिलॉजिज्म, फिर डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, अरेंजमेंट्स, पजल्स, इनपुट आउटपुट, यही सीक्वेंस में सीखना है। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर ये सब सीखना है, क्योंकि मार्च महीने तक आपको इंतजार नहीं करना। मार्च महीने में आपको भी दूसरों की तरह मॉक टेस्ट लगाने हैं और उनके साथ आना है कंपीट करने के लिए। तो आप एक एक टॉपिक उठाइए। अगर मैं बात करूं, ये सारे के सारे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप कंप्लीट क्वांट की प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे तो आपको वहां पे कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन 3-4 घंटे का मिल जाएगा, उसको 1 दिन लगेगा आपको कंप्लीट करने में। क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो बाद में। फिर उसके अगले दिन पकड़िए, इनइक्वालिटीज का 1 घंटे का वीडियो है, वो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। नंबर सीरीज का 1 घंटे का वीडियो है, वो भी देख लीजिएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन का 4 घंटे का वीडियो है, उसको टाइम लगेगा 2 दिन, तो इसको 2 दिन लीजिए, इसको 1 दिन लीजिए, इसको 1 दिन लीजिए, और इसको आप 2 दिन लीजिए। फिर बाकी सारे के सारे जितने भी आपके अरिथमेटिक टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स जो मिक्सचर हैं, उनको 1 दिन, एलिगेशन 1 दिन, एजेस 1 दिन, पार्टनरशिप 1 दिन, टाइम एंड वर्क बड़ा चैप्टर है उसको 2 दिन, पाइप्स एंड सिस्टम थोड़ा बड़ा चैप्टर है, मैंने पढ़ा रखा है अच्छे से, 2 दिन, टाइम स्पीड डिस्टेंस को 1 दिन, प्रॉब्लम्स 1 दिन, ये 1 दिन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी 1-1 दिन, ये मेंसुरेशन बड़ा चैप्टर है 2 दिन, परसेंटेज बड़ा है 2 दिन, रेशियो बड़ा है 2 दिन, एवरेज बड़ा है थोड़ा तो कह सकते हो 2 दिन, प्रॉफिट लॉस 2 दिन, और ऐसे करके आप अपने पार्टीशन कर दीजिए। अगर मैं पार्टीशन कर दूं तो 1 महीने में आप अगर पूरा का पूरा प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आप मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन लगाना चालू कर देंगे। तो डेडिकेटेडली इन वीडियोस लेक्चर्स को फॉलो कीजिए। रीजनिंग में भी इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को आप 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, इनइक्वालिटी को 1 दिन में, छोटे छोटे वीडियोस हैं 1-1 घंटे के। कोडिंग डिकोडिंग मैंने कंप्लीट नहीं करवा रखा, सिलॉजिज्म 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 1 दिन मतलब पूरा दिन लोगे क्या, 1-1 घंटे है, आधा आधा करके देख लो। डायरेक्शन का मैंने वीडियो नहीं बनाया, ब्लड रिलेशन का नहीं बनाया, अरेंजमेंट का आप 2 दिन ले सकते हो उस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए, पजल का उस वीडियो को 2 दिन ले सकते हो कंप्लीट करने के लिए, इनपुट आउटपुट 1 दिन ले सकते हो। और ये बाकी के 3 टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन से पहले मैं आपको करके दे दूंगा, इतना वादा है। हमेशा वादा करता हूँ, पूरा नहीं करता हूँ, इस बार भी क्या होता है पता नहीं, और वादा करने को डर लग रहा है, बट पूरी कोशिश रहेगी कि रीजनिंग का भी ये चीजों को मैं कंप्लीट कर दूं। और इनको अगर आप कंप्लीट कर देंगे तो आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे करना होगा, और उसके लिए आपको अगर सोर्स चाहिए तो अफेयर्स क्लाउड का आप डेली पीडीएफ, डेली जो करंट अफेयर्स होता है उसको फॉलो कीजिए। अगर आप किसी भी एजुकेटर के वीडियो लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं और उस वीडियो लेक्चर से आप नोट्स बना रहे हैं और काफी कंफर्टेबल है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, देन स्टिक टू इट, नो नीड टू गो फॉर अफेयर्स क्लाउड। व्हाट हैपेंस विथ यू गाइस, कोई आपको आके कुछ बोल देता है तो आप इंस्टेंटली उसको स्टिक कर देते हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हो। नहीं, ये कंफर्ट है कि आप वीडियो लेक्चर से सीख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो देन स्टिक टू इट। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो
तो डेली करंट अफेयर्स जो आपका अफेयर्स क्लाउड की तरफ से आता है उसको जरूर से अपडेट कीजिएगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है मैंने मेरे ख्याल से सब कुछ आप लोगों को बता दिया है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो बेशक मुझसे शेयर कीजिएगा। और आज रात के जो 7 PM वाला सेशन है सभी को रिक्वेस्ट है कि आ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद मी फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।